हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स का हम लोग दौर। तो देखिए, रोटेशनल मोशन के आज हम लोग सॉल्व न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको सर्कुलर मोशन के सॉल्व न्यूमेरिकल दिए थे। इसके अंदर टोटल आपके नौ न्यूमेरिकल्स है, जिसमें से 6 हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज एग्जाम्पल 1.7 से 1.9 तक हम लोग इसमें करने वाले हैं। देखो, इन 3 क्वेश्चंस में से केवल 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। एक तीसरा क्वेश्चन जो बहुत छोटा सा है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि 1-2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए। और इसके बाद जैसे ही हमारे सारे थ्योरी के टॉपिक्स होंगे, उसके बाद एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स का सेशन होगा। मे बी 13, 14, 15 नहीं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, यहां पे 9 और यहां पे 2, टोटल 11 न्यूमेरिकल्स हैं अपने पास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आराम से 3-3.5 घंटा जाएगा अपना उस दिन। बट हाँ, आपसे इतना मैं बोलना चाहूंगा कि सारे फॉर्मूलास पढ़ के आना। अगर आपने सारे के सारे सॉल्व एग्जांपल पढ़ लिए हैं तो अनसॉल्व एक बार खुद से जरूर ट्राई करना, क्योंकि अनसॉल्व वाले सॉल्व प्रॉब्लम से भी ज्यादा इजी है, 1-2 को छोड़कर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल 1.7 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। ये अपना क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ फ्लाईव्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस स्पेसिफिकली डिजाइन टू एफिशिएंटली स्टोर रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, फ्लाईव्हील एक मैकेनिकल डिवाइस है, वो एक डिस्क टाइप में रहता है जिसके सेंटर से एक रॉड पास होती है, जिसके अराउंड वो रोटेट करता है। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर मशीन, कोई तो पर्टिकुलर मशीन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क जिसका मास कितना दिया हुआ है, 20 kg दिया हुआ है। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर मशीन इट इज यूनिफॉर्म 20 kg डिस्क ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। देखो, ये जो एक एक लाइन है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोग फॉर्मूला रिकॉल अच्छे से कर सको। इट इज एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम। इसकी हमको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। कब? जब ये 1200 आरपीएम पे रोटेट करेगा तब। ठीक है, यूज पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 मान लो, एंड कैलकुलेट इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। ठीक है बच्चों, एक बार सवाल को देख लो आप लोग अच्छे से, पढ़ लो इसको बच्चों। ठीक है, पढ़ लिया सवाल आपने, तो आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में देखते हैं हम लोग कि क्या क्या दिया हुआ है और कौन कौन सी चीजें हमको फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज ध्यान से देखना, एक तो हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, दूसरी चीज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और दोनों में कंडीशन दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी 1200 आरपीएम पे फाइंड करनी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब फाइंड करना है, जब उसका रोटेशन क्या होगा, टेंजेंट के अराउंड होगा। और टेंजेंट भी कैसा होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, तो चलो, तो मैं पहले दूसरे केसेस का आपको यहां पे फिगर वाइज शो करके दिखा देता हूं। ठीक है, डिस्क टाइप इसने स्ट्रक्चर बोला हुआ है, तो कोई नहीं, हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये अपना हुआ यूनिफॉर्म डिस्क, जहां पे इसका ये क्या होगा, ये इसका होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होगा बच्चों, ये इसका होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, देखो अब इसका मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों, नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी मत निकालना, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। तो मुझको क्या निकालना होगा, मुझको यहाँ पे फाइंड करना होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मुझे क्या फाइंड करना होगा यहाँ पर बच्चों, मुझे फाइंड करना होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मीन्स के ई, नीचे लिख लो आर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मुझे निकालना है कब, जब n की वैल्यू क्या हो,
1200 आरपीएम हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आरपीएम मिनट में दिया हुआ है, सेकंड्स में, इसको हम लोग सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। तो 1200 डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस कितना मिल गया, 20 आरपीएस मिल गया मेरे को। क्या मेरा एन कितना मिल गया मुझे, एन मुझे मिल गया 20 आरपीएस। 20 आरपीएस पर मुझे क्या निकालना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस क्या है मेरा, सेकंड केस मेरा दिया गया है कि मेरा डिस्क तो है, मेरा डिस्क है, बट इसका जो एक्सिस है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अबाउट में घूम रहा है, ये अपने एक टेंजेंट के अबाउट में घूम रहा है। और वो टेंजेंट भी कैसा है इसका, वो टेंजेंट भी इसका प्लेन में ही है, वो टेंजेंट भी कैसा है इसका, प्लेन में ही है। मैं इसका नाम दे सकता हूं आई टी, मतलब आई टेंजेंट, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ये टेंजेंट प्लेन में है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मेरा क्या था, I इक्वल्स टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर। आई सी क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, बट यहां पर मैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आई सी का वैल्यू लूंगा, वो मैं क्या लूंगा, वो मैं लूंगा अबाउट डायमीटर। कैसा लूंगा मैं वो वैल्यू बच्चों, वो वैल्यू मैं लूंगा अबाउट डायमीटर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, ये डिस्टेंस मेरा होगा आर, क्या होगा, डिस्टेंस होगा आर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आईसी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई टी क्या मिल जाएगा मुझे, आईसी प्लस एम आर स्क्वायर, बट आईसी मेरा यहाँ पे क्या होगा, आईसी मेरा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ अ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट डायमीटर, ठीक है। और अबाउट डायमीटर में इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 4 होता है। तो लगभग मैंने सारा न्यूमेरिकल यहीं पे सॉल्व कर दिया है, बट कोई नहीं, हम लोग इसको फिर से सॉल्व करते हैं। आइए अब इसका एक एक स्टेप हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला वाला, ठीक है, मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है, मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना। पहले जो जो मेरे पास गिवन है मैं वो लिख के लेता हूं, ठीक है, जो जो गिवन है मेरे पास मैं पहले वो लिख के लेता हूं। गिवन क्या क्या मेरे पास, मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, देखिए 20 केजी दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 20 केजी दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे कितना मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर, मीन्स 0.25 मीटर। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर सबको। फिर उसके बाद मेरे को पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 दी हुई है, पाई स्क्वायर इक्वल टू 10 दिया हुआ है। देखो बच्चों, गिवन जितना आप लोग अच्छा लिखते हो उतना ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको क्वेश्चंस के अंदर डेटा खोजना नहीं पड़ेगा, बट लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपको बिटवीन द लाइंस कंडीशंस दी होंगी। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी मिल गई है मुझे, एन की वैल्यू मुझे मिल गई है 20 आरपीएस। कितनी मिल गई है बच्चों, एन की वैल्यू 20 आरपीएस मुझे मिल गई है। तो देरी ना करते हुए सबसे पहला वाला हम लोग कैलकुलेट करते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला उसका होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना है, 1/2 इंटू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है उसके सेंटर पे है, ठीक है। तो क्या होगा, वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या होता है वो, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। ओमेगा स्क्वायर क्या मिल जाएगा मुझे, 2 पाई एन का होल स्क्वायर मिल जाएगा। कुछ नहीं करना इसको, देखो एम आर स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। चलो अब सबकी वैल्यू उठा उठा के यहां पर रख दो सीधे से एकदम, कोई दिक्कत नहीं। मास कितना है 20 इंटू रेडियस क्या है 0.25, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और 25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो 25 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 25 10 की पावर -2 पे जाएगा 10 की पावर -4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 है, इंटू एन स्क्वायर कितना है मेरा 20, तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4। अब कोई दिक्कत नहीं करना है यार, 4 से 4 काट दो, 4 से 4 काट दो। अब ध्यान देना, पहले एक काम करो, सारा जीरो एक साइड निकाल लो आप लोग,
ठीक है, देखो देखो कैलकुलेशन एकदम बहुत आसानी से करना। मैं एक एक स्टेप यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 2 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 0 मैंने यहां से निकाला हुआ है, ध्यान में रखना, मैं उसको आगे जोड़ूंगा। ठीक है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो 10 की पावर मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं अभी। यहाँ का एक 10, यहाँ का एक 10, 10 का स्क्वायर हुआ 1 0 1 0, 10 का स्क्वायर 10 की पावर 4, ये भी 10 की पावर 4, यहाँ मिल गया मेरे को 4। ठीक है, देखो 1 0 यहां से लिया, 1 0 यहां से लिया, 1 0 यहां से, 1 0 यहां से, टोटल बन गया 10 की पावर 4 और यहाँ पे 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब ध्यान देना, ये मेरा बन जाएगा 50, 25 और 4 मेरा बन जाएगा 100, और ये दोनों वहां से आपस में ही निपट जाएंगे। तो कितना मिल जाएगा मेरे को? ये मेरे को मिल जाएगा 5000 जूल। कितना मिल जाएगा मेरे को? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देख लो एक बार, कितना मिल जाएगा? 5000 जूल मिल जाएगा, और आपके बुक में भी यही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको अच्छे से, लिख लिया। चलो अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले केस के ऊपर। सेकंड वाला केस आ जाओ। सेकंड वाला केस मेरा क्या था? देखिए कि मेरा जो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अबाउट टेंजेंट होगा। ठीक है, एक बार आपके लिए फिर से मैं डायग्राम यहां पे बना देता हूं, ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये कैसा होगा मेरा? टेंजेंट में होगा। ठीक है, कैसा होगा मेरा? ये टेंजेंट में होगा। ठीक है, टेंजेंट में होगा। आ जाओ, अब देखो यहाँ पर ये मेरा आई टी है। ठीक है, और ये क्या है? IC, बट अबाउट डायमीटर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो IT क्या मिल जाएगा मुझे? IT मिल जाएगा IC प्लस MR स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। अब देखो यहाँ पे बोलो सर आपने सेंटर क्यों नहीं ले रहा? भैया मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। मुझे क्या लगाना है? मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। ठीक है, मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? IC मेरा क्या होगा? MR स्क्वायर बाय 4। अबाउट डायमीटर फॉर्मूला ध्यान में रखना, सेंट्रल वाले का आधा होता है। ठीक है, प्लस MR स्क्वायर, MR स्क्वायर बाय 2 का आधा MR स्क्वायर बाय 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 5/4 MR स्क्वायर। कुछ नहीं करना, दिक्कत की बात नहीं है, ये 5/4 है, M मेरा 20 kg है, ये 25 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये 5 टाइम्स जाएगा, क्या मिल जाएगा? 25 का क्यूब इंटू 10 की पावर -4। ध्यान दो बच्चों, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट दिया था, मैंने आपको क्या बोला था वहां पे कि 30 तक का टेबल, 50 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 25 का क्यूब कितना बन जाएगा मेरा? 15625 इंटू 10 की पावर -4, कितना बन जाएगा ये? 1.5625 kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट। तो ये मुझे मिल गया IT। ठीक है, लिख लो इसको आप लोग, फटाफट लिख लो इसको बच्चों। ठीक है बच्चों, सवाल लिखा आपने? चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। एग्जाम्पल 1.8। देखो फ्रेम में बैठ रहा है कि थोड़ा साइड करना पड़ेगा मेरे को सवाल को। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए काम करता हूं, यहां पे कर देता हूं सवाल को, आपको केवल सवाल पढ़ना है। ठीक है, चलिए सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। A spherical water balloon is rotating at 60 rpm. In the course of time, 48.8% of its water leaks out. With what frequency will the remaining balloon rotate? Now neglect all the conservative forces. बच्चों बहुत वीआईपी सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा। अगर मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन सीईटी लेवल का भी सीईटी लेवल का है आपका, सेम पूछा नहीं जाएगा बट हाँ क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, इसको हमको समझना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको
सॉल्व करके दिखाता हूं और अब भी इसको सॉल्व करना बच्चों। इसके टेक्सचुअल सॉल्यूशन को फॉलो मत करना क्योंकि टेक्सचुअल सॉल्यूशन में कैलकुलेशन में बहुत मतलब कैलकुलेशन बहुत गायब हुई है, तो आपको बीच बीच के स्टेप समझ में नहीं आएंगे, तो आपको यहां पर ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चन को ना थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि मुझे हेल्प मिल जाए, छोटे हो जाए मेरे भाई। चलिए दिख रहा है फ्रेम में, चलो दिख रहा है बराबर। देखो यहाँ पे क्या है, स्पेरिकल वाटर बलून। पहले एक स्पीयर बना लो भाई, भाई ने पहले ही अपने बोल दिया कि ये एक स्पीयर शेप का है। क्या है ये, एक स्पीयर शेप का है, इसने पहले ही बता दिया है। तो आओ अपना एक स्पीयर यहाँ पे ड्रॉ कर लो। 3D शेप लू क्या मैं, 3D शेप है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये उतना खास है नहीं। ठीक है, उतना खास है नहीं है। ठीक है, दो मिनट बच्चों, जरा मैं सवाल को ना यहाँ पे ले लूं। ठीक है, ये वाले स्लाइड के ऊपर, ताकि अच्छे से डायग्राम के साथ में मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, 2 मिनट, जरा मैं माउस है मेरे हाथ में, यहां से क्वेश्चन मैंने किया कॉपी और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने किया पेस्ट। चलो आ जाओ बच्चों। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसका हम लोग बैकग्राउंड चेंज किए देते हैं। चलो ठीक है, चलिए आइए सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेरिकल वाटर बलून। चलिए मैं एक स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ किए लेता हूँ। स्फीयर का शेप है ये, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसके अंदर रखा हुआ है वाटर। क्या रखा हुआ है यहाँ पर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, वाटर भरा हुआ है, तो वाटर इसके अंदर हम लोग भर देते हैं कि स्फीयर के अंदर क्या है, वाटर है। कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसे रखो, ज्यादा अच्छा दिख रहा है ये इसमें। ठीक है, इट इज रोटेटिंग अबाउट, ये रोटेट कर रहा है कितने आरपीएम पे, ये 60 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये 60 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। एन दिया हुआ है कितना, 60 आरपीएम। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ टाइम 48.8% ऑफ इट्स वाटर लीक आउट, मतलब कि जब तक ये घूमेगा उस टाइम में इसका 48.8% वाटर क्या होगा, लीक आउट हो चुका होगा। मतलब कि इसमें से पानी क्या हो रहा है, इसमें से पानी लीक हो रहा है। कितना लीक हुआ है, 48.8% वाटर क्या हुआ है, इसमें से लीक हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब कि समझ लो बलून में थोड़ा सा कहीं तो स्पेस रह गया होगा जो कि पैक नहीं हुआ था। ठीक है, विद व्हाट फ्रीक्वेंसी, अब देखो अब यहां पर ये जो है क्या, वाटर लेवल अगर कम होगा तो डेफिनेटली उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ने वाली है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, डेफिनेटली बढ़ने वाली है। इसको मैं अगर आरपीएस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 60/60 आरपीएस, कितना मिल जाएगा, 1 आरपीएस। ठीक है, मतलब जब तक इसका वाटर 100% था तब तक इसके पास, तब ये 1 आरपीएस पे रोटेट कर रहा था। ठीक है, बट जैसे ही इसका वाटर लेवल नीचे जाएगा तो इसका आरपीएस क्या होगा, बढ़ने वाला है। कॉमन सेंस की बात है कि इसका आरपीएस बढ़ जाएगा। तो उसने वही सवाल तो पूछा है अभी यहां पर, विद व्हाट फ्रीक्वेंसी, नाउ विद व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द रिमेनिंग बलून रोटेट, नाउ निग्लेक्टिंग ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का सीधा सा मतलब है कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस रहेंगे उसने निग्लेक्ट करने को बोला है। मतलब जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनको निग्लेक्ट कर दो, मतलब जितने भी कंजर्वेटिव रहेंगे वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एल, मतलब कि इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जितना पहले होगा उतना वाटर कम होने के बाद में भी होगा। वाटर की डेंसिटी जो पहले होगी वो बाद में भी होगी, समझ गए, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव को निग्लेक्ट कर दो तो सारे कंजर्वेटिव यहां पे अप्लाई हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा अपना, ठीक है, क्वेश्चन अपना क्या होगा, थोड़ा सा
लेंदी होगा। तो एक काम करता हूं ना, मैं दो ही डेटा दिया हुआ है तो मैं क्वेश्चन को डिलीट किए देता हूं, ठीक है, ताकि मैं एक ही स्लाइड के ऊपर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। चलिए बच्चों आइए, इसको यहां पे साइड में किए देता हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना आप लोग कि अगर इसमें से वाटर लीक हुआ है, अगर इसमें से वाटर लीक हुआ है, ठीक है, अगर इसमें से वाटर लीक हुआ है, थोड़ा मैं साइड में निकल जाता हूं, यहाँ पे आता हूं। देखो अगर इसमें से वाटर लीक हुआ है तो डेफिनेटली इसका साइज क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। इसका साइज क्या हुआ होगा बच्चों, कम हुआ होगा पहले से, ठीक है। इसका साइज क्या हुआ होगा, पहले से कम हुआ होगा, ठीक है। सिर्फ न्यूमेरिकल को देखना, मेरे को मत देखना। चलो मैं मान लेता हूं कि इसका मास कितना था, मैं मान लेता हूं कि इसका पहले मास था 100%। इसको m1 बोल देता हूं और इसको n1 बोल देता हूं, जिसमें से n2 मुझको निकालना है, ठीक है। और इसका सेकेंड मास कितना मिल जाएगा, m2, ये मिल जाएगा 100% माइनस 48.8%, कितना मिल जाएगा मुझको, ये 51 पॉइंट, ठीक है। कितना मिल जाएगा मुझको बच्चों, ये 51.2%, ठीक है। कितना मिल जाएगा मुझको, ये 51.2% मुझको मिल जाएगा मेरा M2। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो, अब यहां पर देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सोचना कैसे। अब ध्यान दो कि मुझे निकालना है n। n मेरा दो रास्तों से आता है, ठीक है। मेरा n का एक फॉर्मूला होता है v/2πr, वेलोसिटी का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, हटाओ साइड में। दूसरा चीज v आता है मेरा, n मेरा आता है ओमेगा से, जो मेरा होता है 2πn। ओमेगा यहां पे मेरे को दिख नहीं दे रहा। इनकेस मान लो कि अगर ओमेगा 1 दिया होता, अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दिया होता और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछता, तो मैं डायरेक्ट ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 रेशियो लेके क्वेश्चन सॉल्व कर देता। बट भाई साहब ने यहां पे वो भी नहीं दिया है, तो यहां पे किया क्या जाए। अब ओमेगा वाला जो केस है वो कौन से फॉर्मूले में आता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिखाया हुआ है ना मैंने आपको, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये हम लोग लगा सकते हैं। किस लिए लगा सकते हैं, क्योंकि हमने सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को निग्लेक्ट कर दिया है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या मिल जाएगा मेरे को, L1 इक्वल्स टू L2। इसका और इसका क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसका फॉर्मूला मेरा होगा I1 ओमेगा 1, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, I1 ओमेगा 1, इसका फॉर्मूला होगा I2 ओमेगा 2। I1 अपॉन I2 ले लो अभी आप लोग, I1 अपॉन I2, यहां पे क्या मिल जाएगा, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। अब ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके लिख रहा हूं, ठीक है। ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2। ओमेगा 2 क्या है मेरा, 2πn2 डिवाइडेड बाय 2πn1 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2। 2π से 2π मेरा क्या होगा बच्चों, कैंसिल होगा, कितना मिल जाएगा, n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2। अब n2 कितना मिल गया मुझे, देखो n2 मुझे मिल गया I1 अपॉन I2 इंटू n1। अब ध्यान दो, क्या कहीं मैंने अपना फॉर्मूला तो डिराइव नहीं कर लिया जो मुझे चाहिए। अब बस मुझे मेरा फॉर्मूला मिल गया, अब केवल मुझे वैल्यूज चाहिए। मुझे मेरा फॉर्मूला मिल गया कि n2 की वैल्यू क्या होगी, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू n1। n1 गिवन है, बस I1 और I2 का मुझे रेशियो निकालना है। अब ध्यान दो, यहां पर जैसा जैसा चीज जो जो मुझे मिलता जा रहा है मैं उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन करता जाऊंगा। I1 को देखो, यहां पर स्पीयर है मेरा, ये स्पीयर में स्पीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मैंने बताया आपको 2/5 mr² होता है। कितना होता है, 2/5 mr² होता है। तो इन भाई साहब को थोड़ा शिफ्ट किया जाए ना, शिफ्ट करो, यहां पर लिखो, यहां पर I1 की वैल्यू, I1 कितना होगा मेरा 2/5 m1 r1², क्योंकि जब ये श्रिंक होगा, छोटा होगा, तो मास और रेडियस दोनों चेंज होगा। I2 कितना मिल जाएगा मुझे,
2/5 2/5 m2 r2 स्क्वायर कितना मिल जाएगा 2/5 m2 r2 स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो चाहिए ना, चलो यार रेशियो निकाल लेते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूं इक्वेशन ए। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूं इक्वेशन ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो थोड़ा यहाँ पे जगह बनाते हैं यार अपने लिए। अब कोशिश करूंगा कि मैं एक ही स्लाइड पे सब कुछ लिख दूं। ठीक है, कोशिश कोशिश करूंगा मैं कि सबके सब मैं एक ही स्लाइड के ऊपर लिख दूं। देखते हैं कोशिश कहां तक पहुंचती है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाओ। अब यहां पे मैं कैलकुलेट करने वाला अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो। तो I1/I2 कितना है ये 2/5 m1 r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/5 m1 r1 स्क्वायर। देख लो यहां पर 2/5, सॉरी ये m2 आएगा यार, कहाँ गया, ये m2 आएगा 2/5 m2 r2 स्क्वायर। अब देखो बच्चों 2/5 क्या होंगे, कैंसिल होंगे, कितना मिल जाएगा ये मिल जाएगा मेरे को m1/m2 इंटू r1/r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, I1/I2। अब ध्यान देना आप लोग, अब ध्यान देना, देखो I1/I2 मुझे क्या मिल गया m1/m2 का रेशियो इंटू r1/r2 का होल स्क्वायर। अब रेडियस की इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं कि रेडियस कितना परसेंट कम हुआ है। अगर ये भी बता देता ना कि रेडियस कितना परसेंट कम हुआ है तो मैं भी चीजें यहाँ पे कर लेता, बट मुझे दिया नहीं है, तो मुझे रेडियस को अभी किसी टर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि m1 और m2 तो है मेरे पास। देखो m1 और m2 का रेशियो भी निकाल लेता हूं मैं, चलो बाद में कहीं पे निकाल लूंगा जगह हुआ तो। ठीक है, अब यहां पे रेडियस इक्वल करना है। अब रेडियस स्फीयर देख के मुझे दो ही जगह रेडियस का फॉर्मूला याद आता है, या तो एक तो एरिया में 4πr², लेकिन वहां पे कुछ तो मतलब बनने वाला नहीं है, एरिया कहां ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मास कम होने का डिटेल दिया हुआ है। दूसरी चीज वॉल्यूम का 4/3πr³। अब वॉल्यूम सोच के मेरे दिमाग में घंटी बजी कि भैया नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को निग्लेक्ट किया है, तो डेंसिटी जो पहले थी वो बाद में भी तो होगी। और डेंसिटी में क्या आता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या रखा है रेडियस। जब दोनों डेंसिटी बराबर होंगे तो 4/3π और 4/3π तो कैंसिल होंगे, बच गया मास और रेडियस के बीच का रिलेशन। रेडियस और मास को मैं बराबर कर लूंगा और यहां पे रेडियस लाके पुट कर दूंगा, हो गया मेरा काम। यही तो करना है मुझे, चलो यही करते हैं, और यही करना भी चाहिए हमको। बाय, इसको भी एक इक्वेशन दे दो यार, नाम दे दो इसको भी, इसको दे दो इक्वेशन बी। ठीक है, चलो बाय कीपिंग, अरे यार ये होता नहीं है, बाय कीपिंग डेंसिटी कांस्टेंट बाय कीपिंग डेंसिटी कांस्टेंट कितना मिल जाएगा, देखो यहां पर डेंसिटी 1 इक्वल्स टू डेंसिटी 2। डायमीटर मत समझ लेना बच्चों, ठीक है। तो ये m1/v1 इक्वल्स टू m2/v2। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³। ठीक है, तो m1/m2 मुझे चाहिए, यहां पे v1/v2 मुझे मिल गया है। देखो v1/v2 इक्वल्स टू m1/m2। ठीक है, v1/v2 4/3πr³ r1³ डिवाइडेड बाय 4/3πr2³ इक्वल्स टू m1/m2। ठीक है, इक्वल्स टू m1/m2। अब ध्यान देना यहां पर 4/3π कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा यहां पर बच जाएगा आपका r1/r2 का होल क्यूब इक्वल्स टू m1/m2। ठीक है, अब मैं दोनों साइड क्यूब रूट लूंगा, कितना मिल जाएगा
R1 बाय R2 इक्वल्स टू M1 बाय M2 का पावर 1/3। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए किसके बीच में रिलेशन, मुझे चाहिए R1 और R2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दूंगा, कितना मिल जाएगा, R1 बाय R2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू M1 बाय M2 2/3। लो भैया मुझे रिलेशन मिल गया, अब बस M1 M2 मुझको पुट करना है, चलो पुट कर देते हैं। पुट दिस इन इक्वेशन बी, फटाफट पुट करो बच्चों, चलो देखो यहां पर क्या मिल जाएगा, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन M2 2/3, इसका पावर 1 है, बेस सेम तो पावर ऐड होगा, 1 प्लस 2/3 कितना होगा, 5/3 होगा, तो M1 बाय M2 5/3 I1 बाय I2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको पुट करना है हमको इक्वेशन ए में, ठीक है, इसको हमको पुट करना है इक्वेशन ए में। चलो थोड़ा सा जगह बनाया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, साइड में घसका दिया तो चलो, होनी भी नहीं चाहिए आपको प्रॉब्लम वैसे। चलो इसको भी इक्वेशन दे दो, बी हो गया ना, सी दे दो, चलो ना पुट इक्वेशन सी इन इक्वेशन ए। ठीक है, पुट करने में क्या मिल जाएगा देखो, N2 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी मिली है, इतनी मिली है, M1 अपॉन M2 5/3 इंटू N1 कितना था मेरा 1 RPS था, बट M1 अपॉन M2 मेरे पास नहीं है अभी, तो M1 अपॉन M2 में निकाल लूंगा, M1 अपॉन M2, M1 कितना था मेरा 100% था, ठीक है, कितना था 100% था, M2 कितना था मेरे पास 51.2% था। देखो ना बच्चों, देखो दिखाता हूं मैं, देखो M1 कितना है मेरा 100% है, M2 कितना 51.2% है, ठीक है 51.2% है, कोई बात नहीं है। चलो अभी देखो परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, क्या मिल जाएगा 100 अपॉन 5 51.2, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉइंट निकल जाएगा, तो 1000 अपॉन 512 मिल जाएगा मुझे, 512 मिल जाएगा। चलो अब वही वैल्यू यहां पे रख दो यहां पर 1000 अपॉन 512, देखो यहां पर M1 अपॉन M2 1000 अपॉन 512 रेशियो 5/3 इंटू N1 का वैल्यू बने, तो मल्टीप्लाई बन होके निकल जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये 10 का क्यूब होगा, ये 8 का क्यूब होगा, ये 5/3 होगा, ठीक है, ये मिल जाएगा 10/8। अब देखना ये जो क्यूब है ना, देखो जब पावर 1/3 बाहर है ना, वो सबको सेपरेट सेपरेट दे दो, ठीक है। आपके लिए ये स्टेप भी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, पावर 1/3 5 को बाहर ही रखा है मैंने, इसको मैंने अंदर लिया, ठीक है, और ये बाहर 5 है, तो 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, कितना मिल जाएगा यहाँ पर 10/8 पावर 5, इसका मतलब कितना होता है 5/4 रेस टू 8, 1/4 होता है मेरा 0.25, 0.25 इंटू 5 1.25, ठीक है 1.25 की पावर 5, नहीं तो लिख लो यार, क्या पता आपको ये भी ना आता हो, 0.25 इंटू 5 द होल पावर 8, कितना मिल जाएगा ये 1.25 रेस टू पावर 5, ठीक है 1.25 रेस टू पावर 5। अब देखो बच्चों, अब इस पॉइंट पे आके तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, लॉग बुक यूज करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आपको मिलने वाला है 3.051, कितना मिलने वाला है आपको 3.051 आरपीएस। देखा आपने, मैंने क्या बोला था कि इसका जो आरपीएस का, इसका जो N2 है ये बढ़ने वाला है, तो वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया अप्रोक्सीमेटली 3 आरपीएस ये बढ़ गया है, ठीक है बच्चों, लिख लो इसको आप लोग, फटाफट लिख लो, थोड़ा सा मैं इसको और शिफ्ट किया देता हूं, चलो कैलकुलेशन यहां से है, लिख लो इसको, फटफट लिख लो एकदम, लिख लो फटाफट, हुआ लिख के, चलो नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज कर लो यार,
ठीक है, चलो अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा इसको भी फ्रेम में देख के सेट कर लूं ताकि आपको दिखाई दे। चलो सही है, इतना ही है। आ जाओ, देखो इसको क्या दिया हुआ है। देखो एक मेन चीज मैं आपको बता दूं कि आपके बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है, आंसर रॉन्ग है, क्योंकि इसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 13 वॉट, मतलब कि इसका आंसर आपको लगभग 12.514 के आसपास आता है। मतलब कि आपको अप्रोक्सीमेटली ये कितना मिल जाएगा, 13 वॉट मिल जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 13 वॉट आपको मिल जाएगा। अब देखो बुक में जो आपका आंसर दिया गया है उसको 120 आरपीएम लेके सॉल्व किया गया, बट सवाल तो अपना 60 आरपीएम का है। ठीक है, तो 120 आरपीएम वाला सॉल्यूशन आपके पास है, बस 60 आरपीएम का नहीं है। ठीक है, बट जो नई बुक्स मार्केट में अभी लॉन्च हुई है उसके अंदर ये मिस्टेक को सॉल्व किया गया है। ठीक है, बट बहुतों ने अगर सेकेंड हैंड ली है या फिर जो पिछली नई बुक्स थी वो अगर नहीं बिकी होंगी तो वही बच्चों को मिल गई है। तो लगभग सबके बुक में ये मिस्टेक है, कोई 10-12 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनके बुक में इस मिस्टेक को सही किया गया है। तो आप सब भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से देख लो। ठीक है, बुक में अपने सही कर लेना इसका आंसर। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ सीलिंग फैन हैविंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg। सीलिंग फैन बोला गया भैया, सीलिंग फैन। ठीक है, सीलिंग फैन कैसा होता है अपना, देखो सीलिंग फैन में अपना ऐसे रॉड होता है। ठीक है, और यहां पर नीचे ऐसे एक सर्कल टाइप कुछ तो लगा हुआ होता है। ठीक है, और यहां पे ऐसे, यहां पर ऐसे 3 पत्ते निकले हुए होते हैं। ठीक है, 3 पत्ते निकले हुए होते हैं ना, एक यहां पे होता है और एक यहां पे होता है। ठीक है, और एक यहां सामने होता है। देखो ऐसा कुछ अपना सीलिंग फैन का फिगर रहता है। छोटा कर दो टोटल, देखो ये अपना सीलिंग फैन हो गया। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है अ सीलिंग फैन हैविंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर पर सेकंड अटेन्ड इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 आरपीएम इन 2 सेकंड्स। जैसे लिखा गया अटेन इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब समझ लो कि आपने रेगुलेटर पहले जब 5 पे रखा और पंखा चालू कर दिया तो डायरेक्ट वो अपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अटेन कर लेता है। बट कुछ तो टाइम लगता है ना, डायरेक्ट तो 5 की स्पीड में नहीं घूमने लगता वो, तो टाइम कितना लगा, 2 सेकंड्स लगा। कैलकुलेट इट्स पावर रेटिंग। अब देखो पावर रेटिंग का जो फॉर्मूला है वो आपके बुक में सिर्फ इस न्यूमेरिकल में ही दिया गया और कहीं दिया नहीं गया, तो इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। आ जाओ पहले देखो यहाँ पे, अगर आप लोग इसकी बात करते हो तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा एन वो 0 होगा, क्योंकि पंखा तो पहले बंद था मेरे भाई, बाद में चालू हुआ है ना। ओमेगा कितना होगा इसका, 0 होगा। ओमेगा कितना होगा, एक काम करो इसको नाम दे दो एन नॉट। ठीक है, इसको नाम दे दो एन नॉट 0, ओमेगा नॉट 0 इनिशियल वाला। ठीक है, बट इसका ये तो 0 नहीं होगा, एन की वैल्यू दी गई है 60 आरपीएम। अब मैं कन्वर्ट नहीं करने वाला, 1 आरपीएस डायरेक्ट लिख रहा हूं मैंने बता दिया 60/60 आरपीएस होगा आपका। ठीक है, और यहां से हमको इसका ओमेगा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब पावर रेटिंग का फॉर्मूला हमको निकालना है, तो पावर रेटिंग का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है हमको, तो क्वेश्चन में डिलीट किया देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं डिलीट किया देता हूं, समझ गया, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब जिसकी जरूरत है वो तो यही है मेरे पास। चलो देखो यहां पर, चलो देखो पावर रेटिंग का फॉर्मूला क्या बनने वाला है। पावर का नॉर्मल फॉर्मूला मेरा क्या होता है बच्चों, देखो मैं कंपैरिजन करके फटाक से फॉर्मूला निकालने वाला हूं। वो होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है मेरा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखना कि अगर इस पावर को मुझे रोटेशनल में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, पावर इक्वल्स टू, यहां फोर्स है तो रोटेशन में क्या लगता है, टाउ लगता है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो वहां पे क्या लगता है, थीटा लगता है। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम तो दोनों में सेम होगा। ठीक है, मतलब टाइम का टर्म, तो P इक्वल्स टू टाउ, P इक्वल्स टू टाउ इंटू थीटा अपॉन टी। अब ध्यान से देखो
तो यहाँ पे टाउ इंटू ओमेगा बन जाएगा, क्योंकि थीटा बाई टी क्या होता है मेरा ओमेगा होता है। तो एक फॉर्मूला तो ये मिल गया मुझको, पी इक्वल्स टू टाउ इंटू ओमेगा, इसको ध्यान में रखना। और टाउ मेरा क्या होता है, टाउ मेरा होता है आई अल्फा। टाउ मेरा क्या होता है बच्चों, टाउ मेरा होता है आई अल्फा। तो P इक्वल्स टू कितना बन जाएगा यहां पर देखो, P इक्वल्स टू आई अल्फा इंटू ओमेगा, P इक्वल्स टू आई अल्फा इंटू ओमेगा, P इक्वल्स टू आई अल्फा इंटू ओमेगा। चलो अब कुछ नहीं करना है, अल्फा और ओमेगा मुझे पहले कैलकुलेट करना है। ओमेगा मुझे क्या मिल जाएगा, 2 पाई एन मिल जाएगा, 2 पाई इंटू 1 कितना मिल गया ये 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अल्फा देख लो क्या मिल जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ओमेगा कितना है मेरा 2 पाई मिला, ओमेगा नॉट 0, टाइम कितना है 2 पाई, तो ये आ गया मेरा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब बस डायरेक्ट पी में पुट कर दो। आई कितना था मेरा 2 केजी मीटर पर सेकेंड, तो 2 केजी मीटर स्क्वायर, ओके 2 केजी मीटर स्क्वायर था। तो ये 2 इंटू अल्फा कितना है मेरा, अल्फा है मेरा 1 और ये है मेरा 2 पाई, तो कितना मिल गया मेरे को, ये मुझको मिल गया 4 पाई। पावर पाई की वैल्यू कितनी है मेरी 3.142, कितना मिल जाएगा ये देखो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 5, 13 2 जा 12। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर को मैं अपने 13 वॉट मान लेता हूं, नहीं तो 12.568 में भी आप लोग आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये आपको नहीं लिखना है मत लिखो यार, चलो सीधा 12.568 ही लिखो कि पावर कितना मिल गया आपको 12.568 वॉट मिल गया है। समझे आप लोग, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, बहुत छोटा सा और सिंपल सा न्यूमेरिकल था। ओके बच्चों, तो यहां पर आपका सारा का सारा सॉल्व प्रॉब्लम रोटेशनल डायनामिक्स का खत्म होता है। अगली बार जब हम लोगों का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चालू होगा जल्दी से इस टॉपिक के अनसॉल्व करने के बाद भी, तो हम लोग उसके सॉल्व प्रॉब्लम्स को बीच में ही सिखाते सिखाते ही हम लोग वहां पे पढ़ लेंगे। उसमें क्या फायदा होगा कि ऐसा सेपरेट सा वीडियो हमको नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सेकंड टॉपिक से साथ में ही पढ़ लेंगे। और प्रॉपर आपको इसके नोट्स बनाने, बच्चों देखो नोट्स एकदम प्रॉपर रखना, क्योंकि ये मैंने आपको अप टू दी सीटी लेवल या उससे ऊपर का कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो जितने भी टॉपिक सिखाए हैं, क्वेश्चन सिखाए हैं, जितने क्वेश्चन मैं भी सिखाने वाला हूं, सबको प्रॉपर रखना। और आपको मैं 150 क्वेश्चन की शीट भी प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन और सीडी के पीवाईक्यूज आपके लिए इंक्लूड होंगे, जो आपको घर पे खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो 314 क्वेश्चन मैं आपको खुद यहाँ पे बोर्ड पे सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।